हे गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ सीजन 4 एपिसोड 26 की एक्सप्लेनेशन के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कमांडर मेगाथ और हांजी पहाड़ी के ऊपर से हार्बर का मुआयना ले रहे होते हैं और वो यागरिस्ट को इतनी जल्दी वहाँ पर पहुँचा देख हैरान हो जाते हैं। कमांडर मेगाथ कहते हैं कि अगर यागरिस्ट ने फ्लाइंग बोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। हांजी आगे से कहते हैं कि किसे पता, क्या पता उन्हें अभी तक ये ना पता हो कि हम अभी तक जिंदा हैं और एरन को रोकना चाहते हैं। फ्लाइंग बोर्ड को नष्ट करना तो आसान है, लेकिन दुनिया के खत्म होने के बाद ऐसी टेक्नोलॉजी को फिर से डेवलप करने में उन्हें कई दशकों का टाइम भी लग सकता है। मेरे ख्याल से शायद उन्हें फ्लाइंग बोर्ड की जरूरत हो ताकि वो रंबलिंग के बाद खाली पड़े कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर कर सकें। हांजी आगे कहती है कि मेरे ख्याल से यागरिस्ट का प्राइमरी गोल सिर्फ हार्बर पर कब्जा करने का था ताकि वो आजुमा बीटो के साथ उनके शिप्स और उनके टेक्नीशियंस को अपने कंट्रोल में ले लें। अगर वो ये जान ले कि हम यहाँ पर हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो फ्लाइंग बोर्ड को नष्ट करने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाएंगे। हालांकि हमारे पास 9 टाइटन्स की पावर है, लेकिन फिर भी उनको रोकना मुश्किल होगा। कमांडर मेगाथ आगे कहता है कि अगर हम यहाँ पर फेल हो गए तो हमारे पास फाउंडर टाइटन को रोकने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक प्लान के बारे में सोचते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, भाई लोग रात पर जागा हूँ वीडियो बनाने के लिए। मेरी मेहनत तब सफल होती है जब आप लोग सपोर्ट दिखाते हो, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही करना। आपके ऐसा करने से आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने की कितनी मोटिवेशन मिलती है और अच्छा भी लगता है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उधर नीचे दूसरी तरफ मिकासा, जीन, आर्मिर, कोनी, राइनर, एनी और कार टाइटन सभी फ्लाइंग बोर्ड को हासिल करने का प्लान बना रहे होते हैं। एनी कहती है कि हमें सभी यागरिस्ट को एक साथ एक बार में मारना होगा। यही एक रास्ता है फ्लाइंग बोर्ड को सुरक्षित हासिल करने का। हम अपने टाइटन फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और तुम लोग अपने हथियारों के साथ उनको ख़त्म करोगे। मिकासा आगे से कहती है कि अगर हम हार्बर पर हमला करते हैं तो इस गोलीबारी में आजुमा बीटोस भी मारे जा सकते हैं। एनी कहती है कि वो तुम्हारे लिए दूर के रिश्तेदार होंगे, पर वो हमारे लिए सिर्फ एक दुश्मन हैं जिन्होंने हमारे होमलैंड पर हमला किया था। पीक आगे से एनी को रोकते हुए बोलती है कि अगर हम आजुमा बीटो को मरने दें तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। न्याकापोन आगे से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं शायद फ्लाइंग बोर्ड को खुद से उड़ा सकता हूँ, लेकिन आजुमा बीटो के मैकेनिक्स के बिना वो फ्लाइंग बोर्ड सिर्फ बिना पंखों की एक बोट होगी। फ्लाइंग बोर्ड को समुद्र में ले जाने में आसानी हो, इसलिए उसके विंग्स को अभी फोल्ड किया हुआ है और उसके विंग्स को दोबारा खोलना उसको उड़ाने के लिए काफ़ी नहीं है। असल में उसको हैंगर पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया था, जहां पर उसकी मेंटेनेंस की जाती और उसका पूरा इंस्पेक्शन किया जाता। उसके बाद जाकर हम उसे उड़ा सकते थे। राइनर आगे से पूछता है कि इसमें और कितनी देर लगेगी। न्याकापोन कहता है कि मुझे नहीं पता, जाकर आजुमा बीटो के मैकेनिक से पूछो। एनी आगे से कहती है तो हमें आजुमा बीटोस को बचाना होगा और उन लोगों को तब तक सुरक्षा प्रदान करनी होगी जब तक वो फ्लाइंग बोर्ड को उड़ाने के लिए तैयार ना कर लें। और ऊपर से तुम लोग मुझे कह रहे हो कि तुम किसी भी यागरिस्ट को नहीं मारना चाहते जो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जीन आगे से कहता है कि मैं उन सबको नहीं मारना चाहता। तुमको पता है कि उनमें से कुछ लोग मेरे ट्रेनिंग कोप से ही दोस्त हैं। एनी आगे से कहती है तो तुम्हारा प्लान क्या है, बताओ मुझे। हम किस तरह आजुमा बीटोस और फ्लाइंग बोर्ड को बचा पाएंगे बिना किसी यागरिस्ट को मारे। एनी आगे कहती है आर्मिन मुझे बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। कोनी आगे से कहता है हम यहाँ पर लोगों को बचाने आए थे और अब हमें अपने ही आइलैंड वालों को मारना होगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एनी आगे कहती है कि शायद तुम सही कह रहे हो, यह तुम में से किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम उस दिन हमारी जगह होते तो शायद तुम लोगों ने उस दिन दीवार को तोड़ने का फैसला नहीं किया होता जैसा हमने किया था। राइनर आगे से कहता है कि तुम चारों को लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम बस गाबी और फाल्को को लेकर किसी सेफ लोकेशन पर चले जाओ। कोनी आगे से कहता है कि तुम चाहते हो कि हम बस तुम लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखते रहें। तभी पीछे से कमांडर मेगाथ और हांजी पहाड़ी पर से लुढ़कते हुए नीचे आते हैं। हांजी कहती है कि मुझे दर्शक बनने का कोई शौक नहीं है, मैं पहले ही 4 यागरिस्ट को अपने इन्हीं हाथों से मार चुकी हूँ और ह्यूमैनिटी के पास अभी इतना टाइम नहीं है। मैंने टाइटन्स को किनारे से जाते हुए देखा और वो भी भारी मात्रा में भाप छोड़ते हुए। अगर उनकी स्पीड का अनुमान लगाया जाए तो पहले ही वो माले के कॉन्टिनेंट पर पहुँच चुके हैं। माले के सबसे करीबी शहर नॉर्थ ईस्ट की तरफ हैं, जो अब तक नष्ट हो चुके होंगे। मैंने नहीं सोचा था कि वो महासागर को इतनी तेजी से पार कर लेंगे। ना जाने कितनी जानें चली गई होंगी।
ये सुनते हुए कमांडर मैगास येलेना की ओर जाता है और गुस्से से उसका मुंह दबोच लेता है और उसकी बाजू पर अपनी टांग रखकर उसको तोड़ने की कोशिश करने लगता है। और वो येलेना से पूछता है कि हमें बताओ कि एरन किस ओर जा रहा है, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं तुम्हारी बाजू को तोड़ता रहूंगा। येलेना दर्द से बिलख रही होती है और कमांडर मैगास उसकी बाजू को तोड़ देता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। येलेना आगे कहती है, ये तो अच्छी बात है, मैंने अपनी सोच बदल ली है, मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक मैं ये सब खत्म होते ना देख लूं। अगर तुम लोग मुझे अपने साथ ले जाओ तो मैं तुम लोगों को एरन की मंजिल बता सकती हूँ। पीछे से हांजी आकर कमांडर मैगास को कहती है, हमें पहले फ्लाइंग बोर्ड को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें एकापोन कहता है कि हमारे पास अभी इसको टॉर्चर करने का टाइम नहीं है। कमांडर मैगास ऊपर से गाबी को आते हुए देखता है और रुक जाता है और वो कोनी आर्मिन मिकासा और जीन के पास जाकर पिछली रात के अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम गलत थे, मैं इंसाफ के बारे में बहुत बड़बड़ा रहा था, पर असल में मैं बुज़दिली से अपने किए गए एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा था। ये सब इसलिए क्योंकि मैं खुद से ही नज़रें मिलाने से डरता था और मैंने अपने भीतर माले के नीच पक्ष को देखा। सिर्फ तुम्हारी जाति की वजह से भूतकाल में किए गए पापों का बोझ तुम्हारे कंधों पर डालना बिल्कुल गलत है। इसके बाद कमांडर मैगास पीक आनी और राइनर को कहता है कि तुम लोगों को भी पूरी दुनिया के नफरत का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें इस पागलपन और खूनी इतिहास को याद रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, जिसको हमें आने वाली जनरेशन्स को पास करना होगा ताकि ऐसा दोबारा फिर कभी ना हो। इसके बाद कमांडर मैगास झुककर आर्मिन मिकासा, जीन और कोनी से माफ़ी मांगता है और अपनी की गई गलतियों और पागलपन को अभी के लिए अनदेखा करने को कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फ्लोच ने सभी अजुमा बिटोस को बंदी बनाया होता है। फ्लोच अजुमा बिटो से कहता है कि इतिहास पहले कभी शायद ही ऐसे एक दिन में बदला होगा। इजुरु भी इस रमलिंग से नहीं बच पाएगा और पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और उसके बाद उसका एक नए लैंड के रूप में पुनर्जन्म होगा। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इजुरु के बेस्ट इंजीनियर यहाँ पर हैं। इसके बाद फ्लोच मैडम क्योमी से कहता है कि अगर तुम अपने और आदमी नहीं खोना चाहती तो इनसे कहो कि वो वही करें जो इनसे करने को कहा जाए। मैडम क्योमी फ्लोच से आगे कहती है कि मैं तुम्हारे सच्चे मूड में दखल नहीं देना चाहती, पर जिस बदलाव से तुम इतने खुश हो रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा पैराडाइज आइलैंड अब सेफ है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे तुम पर दया आती है। तुम अपनी दुनिया को और छोटा करते जा रहे हो, इससे खून खराबा दोबारा से शुरू हो जाएगा जैसा कि हमेशा से होता आ रहा है। फ्लोच आगे मैडम क्योमी से कहता है कि मैं आपकी इस दी हुई चेतावनी की प्रशंसा करता हूँ और ये कहते हुए वो मैडम क्योमी के सिर पर बंदूक तान देता है। हमें इजुरु की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। फ्लोच गोली चलाने वाला होता ही है कि उसके पीछे से आर्मिन की आवाज़ आती है। हम बाहर देखते हैं कि आर्मिन और कोनी हार्बर पर पहुंच जाते हैं। वो चिल्ला चिल्लाकर फ्लोच से पूछ रहे होते हैं कि अजुमा बिटो कहाँ है। फ्लोच आर्मिन से कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे। आर्मिन कहता है कि हम कार टाइटन का पीछा कर रहे थे और उसके साथ आर्मर टाइटन भी था। हम उनको खो देंगे अगर हमने उनका पीछा नहीं किया। जल्दी करो, अजुमा बिटो कहाँ है। फ्लोच आगे से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। आर्मिन कहता है कि तुम खड़े क्यों हो, हमें कार टाइटन का पीछा करना है। तुमको पता है कि उसने जीन और नैकापोन को खा लिया है। तभी कोनी चिल्लाकर आर्मिन को कहता है कि वो रही फ्लाइंग बोर्ड। आर्मिन फ्लोच से कहता है कि जल्दी करो और अजुमा बिटो के मैकेनिक्स को यहाँ लेके आओ। और ये कहते हुए आर्मिन फ्लाइंग बोर्ड की ओर बढ़ने लगता है। फ्लाइंग बोर्ड के पास आर्मिन और कोनी को दो यागरिस्ट रोक लेते हैं जिनका नाम डैज और सैमुअल है। आर्मिन देखता है कि फ्लाइंग बोर्ड पर बॉम्ब्स लगे हैं। आर्मिन उन दोनों को बॉम्ब्स को डिस्कनेक्ट करने के लिए कहता है। वो दोनों यागरिस्ट उन दोनों को शांत रहने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि हमें संदेह है कि तुम दोनों माले के साथ काम कर रहे हो और फ्लाइंग बोर्ड की मदद से तुम रम्बलिंग को रोकना चाहते हो। ये सुनकर कोनी कहता है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम ऐसा कर सकते हैं। आर्मिन कहता है कि तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से बॉम्ब्स को डिस्कनेक्ट कर दो। ये सुनकर उनमें से एक यागरिस्ट बॉम्ब्स को डिस्कनेक्ट करने के लिए चला जाता है और वो बॉम्ब्स को डिस्कनेक्ट कर देता है। आर्मिन अब अपने मन में सोचता है कि अब सब कुछ फ्लोच के हाथ में है कि वो अजुमा बिटो के मैकेनिक्स को छोड़ता है कि नहीं। एक बार फ्लाइंग बोर्ड तैयार हो जाए तो हमें किसी तरह से उसमें सभी को डालकर यहाँ से जाना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फ्लोच कहता है कि तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर कुछ अजीब है? अगर उनको पता है कि हमारे दुश्मन दक्षिण की ओर भागते हुए गए हैं तो ट्रेन द्वारा उनका पीछा करना ज़्यादा तेज होगा, घोड़ों पर बैठकर उनका पीछा करने से भी ज़्यादा तेज। ये कहते हुए फ्लोच सोच ही रहा होता है कि वो गोली निकाल लेता है और हमें कुछ गोलियों की आवाज़ आती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर आर्मिन मन में सोचता है कि हम फेल हो चुके हैं।
फ्लोच ने आजुमा बीटो के मैकेनिक्स को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिस क्योमी फ्लोच के गोली चलाने से पहले ही उसको दबोच लेती है, जिससे वो अपने आदमियों की जान बचा लेती है। जैगरिस्ट आकर मिस क्योमी को मारने वाले होते ही हैं कि तभी मिकासा आकर मिस क्योमी को बचा लेती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्लोच वहां से जान बचाकर खिड़की तोड़कर भागता है और बाहर जाकर सभी जैगरिस्ट को कह देता है कि हमला हुआ है। मिकासा, आर्मिन और कोनी ने एल्डिया को धोखा दिया है। मिकासा मिस क्योमी और जुमा बीटो के मैकेनिक्स को लेकर नीचे बेसमेंट की ओर भागती है, क्योंकि वो उनको थंडर स्पेयर से बचाना चाहती है। नीचे उनको कमांडर मेगाथ, जीन और हांजी भी मिल जाते हैं और सभी बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। और उधर दोनों जैगरिस्ट में से एक जैगरिस्ट, जिसका नाम डाज होता है, वो फिर से बॉम्ब्स को कनेक्ट करने के लिए बढ़ पड़ता है। आर्मिन उसे रोकने वाला ही होता है कि तभी दूसरा जैगरिस्ट आर्मिन पर 3-4 गोलियां धनाधन फायर कर देता है और हम देखते हैं कि जितनी गोलियां चली हैं उतने ही छेद आर्मिन में हो जाते हैं और वो नीचे गिर पड़ता है। सैमुअल नाम का वो जैगरिस्ट कोनी पर भी बंदूक तान लेता है और अपने साथी को जल्दी से बॉम्ब्स कनेक्ट करके फ्लाइंग बोर्ड को उड़ाने के लिए कहता है। और उधर हम देखते हैं कि मैडम क्योमी, आजुमा बीटो, मैकेनिक्स, हांजी, जीन और कमांडर मेगाथ सभी बेसमेंट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सभी जैगरिस्ट उन पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद सीन आता है राइनर का और एनी का। दोनों ओडियम गियर की मदद से फ्लोच के पीछे आकर अपने अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उनके ट्रांसफॉर्मेशन से सभी जैगरिस्ट का ध्यान भटक जाता है और कोनी सैमुअल पर हमला करके उसको नीचे गिरा देता है। दूर से कार टाइटन, ओनियाका पोन, गाबी, फाल्को और हमारे प्यारे कैप्टन लिवाई ये सब नज़ारा देख रहे होते हैं। और आखिरकार कई सालों बाद हमें देखने को मिलती है फीमेल टाइटन। और आते ही फीमेल टाइटन और आर्मर टाइटन सभी जैगरिस्ट को मक्खियों की तरह मसलना शुरू कर देते हैं। और उधर कोनी और सैमुअल में जद्दोजहद चल रही होती है। आर्मिन अधमरी हालत में उठकर डैश को बॉम्ब्स को कनेक्ट करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डैश बंदूक निकालकर आर्मिन के सिर पर तान देता है। असल में ये दोनों जैगरिस्ट इन दोनों के दोस्त होते हैं। माहौल थोड़ा टेंस और इमोशनल दोनों हो जाता है। कोनी चिल्लाते हुए कोई रास्ता ना देखते हुए सैमुअल से बंदूक छीनता है और डैश पर गोली चला देता है, जिससे उसका भेजा खुल जाता है। और उसके बाद कोनी दूसरे जैगरिस्ट सैमुअल को भी मार देता है। मैंने ऐसे ही अटैक ऑन टाइटन के पिछले एपिसोड की भी एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाई हुई है और मैंने अटैक ऑन टाइटन के अलग अलग टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाई है। अगर आप वो देखना चाहें तो साइड पर आ रही होंगी। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।